नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर, आप देख रहे हैं पर उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय चंपावत भ्रमण के तहत ठनकीपुर पहुंचे। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के आयोजन पर एकता पदयात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने पैदल चलकर जन समूह को राष्ट्र एकता, अखंडता और स्वलंबता के संदेश दिए। डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अखंडता और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र हित में संपन्न अनुशासन और एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी से नशा मुक्त भारत निर्माण का समूह संकल्प लेने का अपील की। ये सहकार की भावना भी सरदार पटेल जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का ही परिणाम है। आज सहकारिता से सीमांत विकास की भावना के साथ आयोजित ये सहकार मेला चंपावत जैसे सीमांत क्षेत्र में, हमारे टनकपुर क्षेत्र में सामाजिक एकता, आत्मनिर्भरता और साझा विकास की संस्कृति को बढ़ाने वाला एक जन आंदोलन है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत सशक्त धुरी आज बन चुकी है। इसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज हमारे आदरणीय अमित शाह जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने चंपावत दौरे के दौरान जिले में बड़ी सौगातें दी। उन्होंने चंपावत में परेड ग्राउंड कॉलेज में स्थापना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थापना संस्थान में केवल चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा बल्कि युवाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार प्रशिक्षण के नए अवसर दिए जाएंगे। इस चंपावत में अवसर पर जिले में कुशल तकनीकी स्वास्थ्य कर्मी मिलेंगे और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्र और सेवाएं प्रभावी होंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार जन स्वास्थ्य और सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए पहाड़ी जिलों में युवाओं को स्थानीय चिकित्सा शिक्षा एवं रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मस्थली पिथौरागढ़ के मजाली टोकी गांव में अपने गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सीएम ने गांव पहुंचकर ग्रामीण खुशी से झूम उठे। उन्होंने गांव वासियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद सीएम धामी ने बरमाऊ तुरी स्थल पर मंदिर में पूजा अर्चना की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे भी लगाए। सीएम धामी ने लंबे समय से अपने गांव नहीं गए थे। गांव पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों के बीच खुशी नजर आई। इस दौरान गांव की महिलाओं ने सीएम का स्वागत करते हुए उनके ऊपर फूलों से बरसा कर उनका स्वागत किया। बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धमक देखने को मिली है। सीएम धामी ने जिन विधानसभाओं सीटों पर प्रचार किया था, उन सीटों पर भाजपा प्रत्याशी के नेता को जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने गौरीकोट, सिवान, वसलीगंज, कल्याणपुर और हर्षी सिद्धि विधानसभा सीटों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार किया था। इन सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। धामी के प्रभावी रणनीति और प्रचार की सफलता को दर्शाती है।
सीएम धामी कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसमें उत्तराखंड के हर परिवार को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए विशेष आईडी बनानी पड़ेगी। इस पर अब सरकारी आगामी चुनावी रणनीति से भी जोर देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में मूल निवासी की मांग है। एक बार फिर गरमाने में थी ऐसी सरकारी में देवभूमि परिवार योजना शुरू करने के निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले हर परिवार का पहचान पत्र बनेगा जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा दर्ज होगा। इस पात्र परिवारों को सरकारी योजना का लाभ सीधे आसानी से मिल पाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड के इस निवासी होगा वह इस योजना का लाभ पाएगा और प्रदेश में बनी स्थानीय का निवास लोगों के परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है या योजनाओं का लाभ से संबंधित हो सकता है। देखिए, लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे। जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। देवभूमि के अंदर जो भी लोग हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, है ना, सबको इसका लाभ मिलेगा। नहीं, कई योजनाओं की जानकारी सबको प्राप्त नहीं होती है, इसलिए हर प्रकार की योजना का उस कार्ड में समाहित है। उन योजनाओं की जानकारी ठीक नीचे तक पहुंचे, यही इसका उद्देश्य है। कांग्रेस हाई कोर्ट कमान ने प्रदेश कांग्रेस में नई पदाधिकारी की घोषणा की है जिसमें गणेश गोदवाल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री गिरीश रावत ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस में ब्राह्मण नेता के नेतृत्व मिलने में अच्छी कदम उठी है। उनके मुताबिक ये फैसला कांग्रेस को 2027 के चुनाव में मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि हरीश रावत के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जातिवाद के आधार पर राजनीति करने की कोशिश करने की बताते हुए जातिवाद के आधार पर संगठन रचना के राज्य के हित में बात की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है जबकि भाजपा नहीं करती है, जबकि भाजपा इसे दृष्टिकोण के रूप की तरह अलग तरीके से देखती है, हमेशा जनहित के लिए काम करती है। पहली बात तो मैं कांग्रेस के इस बयान पे कि जातिवादी आधार पर वो संगठन की रचना कर रहे हो, तो ये कम से कम इस राज्य के हित में नहीं है। बाकी हरीश रावत की कितनी चली, हरीश रावत जी बताएंगे। और उनकी चली होती जो दृश्य कल का देखने को मिला है, उनमें उनका जो अपना मूल क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र, उसमें कितनी सहभागिता मिली, इससे पता लगता है। सर, आपने सत्य यह है कि सनातन धर्म, ब्राह्मण और कांग्रेस तीनों का स्वभाव एक समान है। ये तीनों समन्वयवादी हैं, ये तीनों उदार हैं, ये तीनों सहिष्णु हैं। और दूसरी बात ये निकल गई, जरा बात आगे चलते चलते मैंने कहा जब से कांग्रेस से ब्राह्मण हटे हैं तब से जरा सा असहिष्णुता भी देश में बढ़ गई है और कांग्रेस भी कमजोर हुई है और कुछ हद तक कल तक देने वाला ब्राह्मण जो है आज मांगने वाला।
दिल्ली में हुए कार बम धमाके के बाद देहरादून राज्य में सचिवालय की सुरक्षा की ओर अधिक सख्त कर दी गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री समेत शासन के वरिष्ठ अधिकारी की बैठक हुई और ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। सचिवालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है। सचिवालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी जीवन सिंह भिस्ट ने बताया कि सामान्य दिनों में भी चेकिंग की जाती है, लेकिन दिल्ली की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त कर दी गई है। सुरक्षा उपायों में अब भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि ना हो सके। दिल्ली घटना के बाद उत्तराखंड सचिवालय में सुरक्षा टाइट की गई है, किस तरह से आप लोग अलर्ट हैं? जी हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट तो हम लोग हैं अभी। हालांकि हमारा जो रूटीन चेकिंग रहता है वो तो हमेशा रहता ही है। दिल्ली की घटना के उससे थोड़ा सा हमने इसको और कड़ाई कर दी इसमें, और ज़्यादा सतर्कता से हम लोग अलर्ट रह के उसको काम को और अधिक प्रभावी तरह से कर रहे हैं। जी, तो इसमें सर हालांकि उनको समझा रहे हैं अलर्ट करें, क्या कुछ है सर इसमें? हाँ, ताकि हम जो आ रहे हैं उनको थोड़ा सा जैसे कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए किसी के उसमें, और प्रॉपर पास बना हो अंदर के लिए प्राधिकृत हुआ व्यक्ति, उसी को अलाउ हम कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हम घर भूल आए हैं या किसी कारण नहीं बन पाए, तो अगर प्रॉपर हम इस प्रकार से चेकिंग करेंगे तो वो बनाने के लिए बाध्य होंगे और बनाएंगे। खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार समिति इलाकों में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेज फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले वाइब्रेंट विलेज में इंडो तिब्बत बॉर्डर के कुछ विलेजेस को लिया गया था, जिसमें से उत्तराखंड के 3 जनपद उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद के 51 गाँवों को सेलेक्ट किया गया था जो बॉर्डर एरिया है। वहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, वहाँ पर जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं, घोषित योजनाएं और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं, उन सबसे सैचुरेट किया जाना था और जो बेसिक सुविधाएं वहाँ पर विकसित की जाना था। 10 उसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसमें हमारी सभी तरह की कनेक्टिविटी, 4 टाइप की कनेक्टिविटी, जिसमें बिजली, सड़क, इंटरनेट, टेलीविज़न एंड लाइवलीहुड के अवसर, आवास, सड़कें, ये इत्यादि सभी उसमें एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव परियोजना को बनाया गया था। इसके लिए जनपद लेवल से ही DPR प्रस्तुत की जानी थी, कॉम्प्रिहेंसिव, कि हम क्या वहाँ लाइवलीहुड के अवसर जनरेट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्रिएट करें, और उसको भारत सरकार को प्रेषित किया जाना था। तो इस प्रकार से कुल वाइब्रेंट विलेज बन, जिसमें 51 गाँव थे जो इंडो तिब्बत बॉर्डर के आसपास भारत सरकार से पिथौरागढ़ चमोली वो थे। उसमें लगभग 520 करोड़ की परियोजनाएं भारत सरकार को प्रेषित की गई थी, जिसमें स्टैंड अलोन भी थी और कुछ कन्वर्जेंस के माध्यम से भी। तो भारत सरकार ने उसमें से देहरादून शहर जल्द ही हरा भरा और प्राकृतिक खूबसूरती से भरा नजर आएगा। इसको लेकर नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम पार्कों के जरिए शहर और की आबोहवा बदलने के लिए काम करने लगी है। पार्कों की संख्या में न केवल सुंदरता बढ़ेगी बल्कि प्रदूषण से बचाव की सहायक भी होगा। यनाकाबी बंसल नगर आयुक्त ने कहा कि सभी वार्डों में अभी हमारे 70 पार्क हैं और वहीं पर प्रयास कर रहे हैं कि और प्रत्येक वार्डों में भी पार्क हो जाएं जो पब्लिक के लिए उपलब्ध रहें। उनके साथ ही नगर निगम ग्रीनरी का मास्टर प्लान भी तैयार है, जिसमें पूरी म्यूजियम एशिया को ग्रीन किया जाएगा। इसके अंतर्गत अधिक से अधिक पार्कों में निर्माण का आयोग किया जाएगा, जिससे भूमि अतिरिक्त
मुफ्त हो जाएगी। समय समय पर उसे पार्क बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। में लगभग हमारे 67 पार्क्स हैं सभी वार्ड्स में, और प्रयास यही है कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक पार्क पब्लिक यूज़ के लिए उपलब्ध हो। और इसके साथ साथ नगर निगम ने ग्रीनिंग का मास्टर प्लान भी तैयार किया है, जिससे कि जो पूरे म्युनिसिपल एरिया का ग्रीन कवर है वो बढ़ाया जा सके। उसके अंतर्गत भी अधिक से अधिक पार्कों के निर्माण की योजना है, और जितनी भूमि अतिक्रमण से मुक्त होती जा रही है समय समय पर, उसमें भी पार्क के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बार एसोसिएशन देहरादून के अधिवक्ताओं ने चैम्बर निर्माण संबंधित किसी भी नीति के सहयोग में न लेकर अधिवक्ताओं ने एक बार फिर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। देहरादून बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने हरिद्वार रोड स्थित नए न्यायालय परिसर के बाहर सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ चक्का जाम करते हुए जोरदार नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन के सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने वकीलों के धरना देने पर समर्थन देने पहुंचे। हमारे एडवोकेट साथी विगत 4 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का काम है, और उनकी एक ही मांग है, और मांग ये है कि वकीलों को वकालत करने के लिए, वकालत विचारों को चलाने के लिए चैम्बर की नितांत आवश्यकता है। खूबसूरत जो है परिसर बना है न्यायालय का, लेकिन अगर वकील को बैठने की जगह नहीं होगी, न्याय व्यवस्था कैसे चलेगी? ये विगत 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भी एडवोकेट होने के नाते आज उनके बीच आया हूँ तो समर्थन देने, ये कहने की संघर्ष के दौर में जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन न्यायपालिका ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका न्यायालय में जो है वकील से कोई। देखिए, आज निसंदेह चौथा दिन अभी सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है, और ये आंदोलन हमारा आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अधिवक्ताओं के रोजी रोटी से ये प्रश्न जुड़ा हुआ है, जनता की भी से भी जुड़ा हुआ है, वादकारियों से भी जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो खाली हमारे से ही जुड़ा हुआ है। स्टाफ मेंबर भी हैं, टाइपिस्ट भी हैं, और जहाँ तक होता है कि वादकारी की साथ में कोर्ट भी चलती है और वकील भी चलते हैं। वादकारी अगर कोर्ट में ना आए तो फिर जजों का भी कोई काम नहीं है, उन पर क्या काम बचता है? हम अधिवक्ताओं पर कोई काम नहीं। उन वादकारियों के लिए क्या सुविधा अधिवक्ताओं को क्या सुविधा प्रदान की है? आप 280 करोड़ की के लिए तो बना रहे हो, सारी चीजें करवा रहे, अधिवक्ता कहाँ है? किसके पास जाए? अरे अधिवक्ता इतनी पैरवी जितने नेता है सबकी निःशुल्क करता है। उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है, जेल भी गए, हमने निःशुल्क इनकी पैरवी करी है हर अदालतों में, और उत्तर प्रदेश में जब दूर दूर ये जेलों में बंद थे हमारे अधिवक्ता भी थे, तो निःशुल्क जो है बसों की भी व्यवस्था करी जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है, और आज उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित सैन्य धाम का लोकार्पण राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जहां 8,261 करोड़ के योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था, वहीं सैन्य धाम सूची ने बहाल हो गया। इस बीच आरटीओ कार्यकर्ता विघ्नेश नेगी के पत्र परियोजना पर वित्तीय अनियमितताओं में आरोप को हवा दी है। उधर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि धाम को अधिकांश काम पूरा हो चुका है, केवल लिफ्ट लगाना शेष है और टेंडर जारी हो चुका है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर अब आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, क्योंकि उसमें लिफ्ट भी लगनी बाकी थी, बाकी सारा काम पूरा हो चुका है, क्योंकि लिफ्ट का काम बाकी है। क्योंकि अगर बाई दिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई ऐसी आए तो लिफ्ट के भी अब टेंडर हो गए हैं, और शीघ्र ये लिफ्ट लग जाएगी, और उसके बाद विधिवत जो है उसका जो है लोकार्पण किया जाएगा। देखिए, ये उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक क्षण हैं कि उत्तराखंड राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से
जो हमारे 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, उसी की तर्ज पर क्यों यहाँ पर सैन्य धाम की स्थापना की गई है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य से औसतन प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति देश की सेना में भर्ती होकर के देश सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और कई वीर जवानों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य में सैन्य धाम की स्थापना की गई है, लेकिन अभी उसका लोकार्पण नहीं हुआ है। कुछ समय की बाध्यताएं और के साथ ही अभी देखिए, हमारे पास तमाम समाचार पत्रों की कतरनें पड़ी हैं, जिसमें 22 अक्टूबर का हवाला दिया गया है कि 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से सैन्य धाम का लोकार्पण अपेक्षित है। ऐसे में 22 अक्टूबर छोड़िए, 9 नवंबर को, जिस दिन हमारा राज्य स्थापना दिवस है और रजत जयंती समारोह था, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए, तमाम उन योजनाओं का श्री गणेश करके गए जो ऑलरेडी मौजूद थी। मतलब ऐसा कुछ भी घोषणा नहीं हुई है जिससे उत्तराखंड लाभान्वित हो, या नए सिरे से कोई परियोजना की घोषणा हो, या गैरसैन्य राजधानी की घोषणा हो, या लोकायुक्त की घोषणा हो, मूल निवास भू कानून की घोषणा हो। कहीं कोई घोषणा ऐसी नहीं है जिससे पलायन रुके, जिससे आपदा से जूझ रहे उत्तराखंड को कोई फायदा पहुंचे, जिससे बेरोजगारी पर रोक लगे, जिससे जंगली जानवरों के आतंक से छुटकारा मिले, जिससे विशेष राज्य का दर्जा मिले, औद्योगिक पैकेज मिले, ग्रीन बोनस मिले। तो ऐसी कोई घोषणा वो यहाँ पर नहीं करके गए। लेकिन हतप्रभ करने वाली बात ये, पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के वर्तमान सांसद त्रिवेदी सिंह रावत ने देहरादून में डिफेंस कॉलोनी में अपने निजी आवास पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आजकल वैवाहिक जीवन में हो रहे अलगाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गंगधारा 2.0 इन बिखरते रिश्तों को पड़ताल करेगा। वहीं देहरादून विश्वविद्यालय गंगाधारा 2.0 में सहयोगी के भूमिका में रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि जहां पिछले वर्ष इस विख्यात मामले की शुरुआत की गई थी, वहीं इस कड़ी में एक बार फिर एक दिवसीय कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग के हरिद्वार रोड स्थित पर प्रेक्षागृह में 15 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश में बढ़ते हुए तलाक के दर को कम करने की विशेष प्री वेडिंग काउंसलिंग समझ और संवेदना के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य समाज के देश को बढ़ाते हुए तलाक के दर को कम करना है। इस अवसर पर ऐसे 5 आदर्श और परिवार को खुशहाल परिवार, समृद्धि परिवार सम्मान प्रदान करा जाएगा। ये 15 तारीख को नवंबर को ये प्रोग्राम होगा। इसका नाम दिया गया प्री वेडिंग काउंसलिंग संवाद और समझ और संवाद नाम दिया गया है। ये प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर के और 2:30 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ मनोचिकित्सक, कुछ काउंसलर, इसमें जो इन बातों के विशेषज्ञ हैं, इन विषयों के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा जो हमारे श्रोता हैं उनको बताया जाएगा। और कोई जिज्ञासा अगर उनके मन में है श्रोताओं के, तो उनकी जिज्ञासा समाधान का काम भी हमारे विशेषज्ञ वहां पर करेंगे। दून यूनिवर्सिटी और देवभूमि विकास संस्थान इसका आयोजन कर रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज।